Hello students. Okay, in last lecture we have seen majorly we have focused on the physical digestion of the food और हमने बहुत सारी ऐसे जगह देखी जहाँ पर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स अपने डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करते हैं जिसकी वजह से केमिकल डाइजेशन होता है. ओके, नाउ टुडे वी विल सी दिस इन डिटेल. In last lecture I told you that I will give you the sequence of this. So today we will see this in details. So now we will see that we are having 5 digestive gland. हमारे पूरे digestive tract में एलिमेंट्री कैनाल में टोटल 5 digestive glands होते हैं अलग अलग जगह, जिसमें से फर्स्ट वन इज़ salivary gland, then second one is gastric gland, third one is liver, pancreas and last one is intestinal gland. salivary gland कहाँ होगा? बकल कैविटी में. गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द स्टमक. लीवर अपने आप में क्या है? ग्लैंड है. एंड डोंट फॉरगेट दैट लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी. ठीक है, फिर पैंक्रियाज है और फिर उसके बाद इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. सो दीज आर द 5 ग्लैंड्स वी आर हैविंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी व्हाट आर ग्लैंड्स. एक्चुअली ग्लैंड्स क्या होते हैं? सो ग्लैंड्स आर द ऑर्गन्स विच कैन सिक्रीट एनीथिंग. ग्लैंड्स ऐसे ऑर्गन होते हैं जो कुछ ना कुछ सिक्रीट कर सकते हैं. इफ़ यू रिमेंबर यू हैव लर्नड अबाउट टिश्यूज़. आपने टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा था, अपनी इपिथेलियल टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा था. उसमें आपने सिक्रीटरी इपिथेलियल पढ़ा था जो कुछ ना कुछ सिक्रीट कर सके, जिसकी इतनी कैपेसिटी हो. तो ग्लैंड्स बेसिकली 2 टाइप के होते हैं. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ग्लैंड. एक होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स. ठीक है, वन इज़ एंडोक्राइन जो कि हॉर्मोन्स रिलीज़ करते हैं. एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर रिलीजिंग द हॉर्मोन्स. और दूसरे होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो कि क्या रिलीज़ करते हैं? एंजाइम्स रिलीज़ करते हैं. इन दोनों में सबसे बड़ा फ़र्क ये है, एक तो ये कि ये हॉर्मोन्स रिलीज़ करते हैं, ये एंजाइम्स रिलीज़ करते हैं. बट अदर देन दिस द मेजर डिफरेंस बिटवीन एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड इज़ दिस कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं वो डक्टेड ग्लैंड्स होते हैं. कैसे डक्टेड ग्लैंड्स हो गए? जैसे एंडोक्राइन ग्लैंड हुए जो, एंडोक्राइन ग्लैंड्स. दिस ग्लैंड सिक्रीट्स डायरेक्टली इनटू ब्लड. ये अपना मतलब कोई भी अगर ऐसा ऑर्गन है जो एंडोक्राइन है, जो हार्मोन रिलीज़ कर रहा है, तो वो अपना हार्मोन डायरेक्टली किस में पोर कर देगा? ब्लड में पोर कर देगा. वहीं पर अगर आप एक्सोक्राइन की बात करोगे तो एक्सोक्राइन के पास होती है डक्ट. डक्ट मतलब आप समझ लो पाइप. मतलब कि अगर आपको कहीं वाटर सप्लाई करवाना है तो 2 तरीके हैं. वाटर सप्लाई पाइपलाइन से हो रहा है, तो वो जो पाइपलाइन से हो रहा है उसको हम एक्सोक्राइन बोल रहे हैं. और वहीं पर कहीं कहीं पर वाटर अपने आप क्या हो जाता है? रीच कर चला जाता है. जैसे अभी नदी जा रही है तो उसके आसपास की मिट्टी गीली होगी, तो डेट इज़ एंडोक्राइन. वो क्या हुआ? सीप होकर चला गया, तो वो ब्लड में डायरेक्टली पोर करते हैं. जबकि एक्सोक्राइन पाइप के थ्रू क्या करता है? कहीं भी अपना सिक्रीशन भेजता है. कैसे वो देखते हैं. यहाँ पर 5 ग्लैंड्स आप देख रहे हो. दिस वन इज़ गैस्ट्रिक ग्लैंड जो स्टमक में प्रेजेंट है. ये सलाइवरी ग्लैंड्स है जो माउथ में प्रेजेंट है. पैंक्रियाज है. देन दिस आर द इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स जो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है. एंड दिस इज़ लीवर. ठीक है, अब आप देखो ये सारे ग्लैंड्स आप लोग ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा. सी दे आर पोरिंग देयर सिक्रीशन इन द ट्यूब्स. यहाँ पर ट्यूब्स बने होते हैं, जो मतलब जो स्टमक है उसकी वॉल में ट्यूब्स बने होंगे जो टिश्यू से सिक्रीशन लेकर के आएंगे, फूड तक आएंगे. हियर इन सलाइवरी ग्लैंड्स मोर इजीली क्लियरली यू कैन सी 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स हमने देखे थे. 3 राइट साइड पर होते हैं, 3 लेफ्ट साइड पर होते हैं. वैसे 3 पेयर्स होते हैं. तो आप देखो कि सारे पेयर्स क्या कर रहे हैं? ये यहाँ पर अपना अपना ट्यूब के थ्रू सिक्रीशन लेकर जा रहे हैं. ओके, देन पैंक्रियाज को देखो आप. यहाँ पर बहुत इजीली आप पैंक्रियाज में देख सकते हो ये ट्यूब्स बने हुए हैं. ये क्या है? ये यहाँ से ब्रांचेस जो आपको दिख रही है पैंक्रियाज की, ये सेल पैंक्रियाटिक सेल जब अपना सिक्रीशन निकाल रहे हैं तो वो इकट्ठा कर क्या कर रहे हैं? ये कॉमन डक्ट में लेकर आ रहे हैं. दिस इज़ कॉमन पैंक्रियाटिक डक्ट. ओके, उसके बाद हम लीवर का देखेंगे. सी इन लीवर ऑल्सो इफ़ क्लियरली यू कैन सी द डक्ट ओवर हियर. ये डक्ट क्या करती है? लीवर में हिपैटिक सेल होते हैं, बाइल जूस बनता है. वो बाइल जूस को लेकर जाती है और गॉल ब्लैडर में सेव करती है. गॉल ब्लैडर में वो स्टोर रहता है और जब काम करता है तब गॉल ब्लैडर स्क्वीज होता है और वो यहाँ से निकल कर यहाँ आता है. ठीक है, फर्दर वी विल सी कि वो कैसे काम कर रहा है. एंड देन दिस वन इंटेस्टाइनल ग्लैंड. सी यू कैन सी द इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स ऑल्सो. इंटेस्टाइनल ग्लैंड में भी आपको क्या दिखेगी? छोटी छोटी यहाँ पर कैपिलरीज बनी होती है जो लेकर जाती है. ओके, नाउ फर्स्ट वन इज सलाइवरी ग्लैंड. सलाइवरी ग्लैंड का क्या काम है? सलाइवरी ग्लैंड इज कन्वर्टिंग स्टार्च इनटू
माल्टोज। स्टार्च इज़ अ बिग शुगर मॉलिक्यूल जिसको वो डाइसैकेराइड में कन्वर्ट कर रहा है। किस में कन्वर्ट कर रहा है? डाइसैकेराइड में, मतलब कि डबल मॉलिक्यूलर शुगर, 2 मॉलिक्यूलर शुगर में कन्वर्ट कर रहा है। कौन सी एंजाइम प्रेजेंट है? सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलेगा, सलाइवा में कौन सी एंजाइम प्रेजेंट है? अमाइलेज। अमाइलेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या हो रहा है? द स्टार्च इज कन्वर्टिंग इनटू ग्लूकोज। नाउ यू हैव टू कीप वन थिंग इन माइंड कि सारी एंजाइम्स एक पर्टिकुलर पीएच पर ही काम करती है। अगर वो पीएच नहीं बना रहेगा तो क्या होगा? इन एब्सेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर पीएच वो एंजाइम इतना इफेंशियली वर्क नहीं कर पाएगी। तो सलाइवा किस पीएच पर काम करती है? अमाइलेज किस पीएच पर काम करती है? 6.8, मतलब कि स्लाइटली अल्कलाइन पीएच पर काम करती है। ओके, देन नेक्स्ट वी हैव सीन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इन द स्टमक। स्टमक की वॉल में क्या है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में एक हो गया म्यूकस, मतलब जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है उसका पहला सिक्रीशन हुआ म्यूकस। म्यूकस किस चीज़ में हेल्प करेगा? म्यूकस विल हेल्प इन प्रोटेक्टिंग द लेयर ऑफ द स्टमक। जैसे हम बोल रहे हैं कि HCl निकलता है, तो HCl की वजह से क्या हो सकता है कि स्टमक की जो वॉल्स है वो डैमेज हो सकती है। तो उन वॉल्स को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? HCl से म्यूकस करता है। ओके, देन HCl क्या काम करता है? तो HCl का मैंने बताया था बैक्टीरिया को किल करता है। दूसरा इंपॉर्टेंट काम यह है कि जब पेप्सिनोजन रिलीज़ हो रही है, एंजाइम रिलीज़ होगी आपके स्टमक में जो होगी पेप्सिनोजन, उसको बनाएगा पेप्सिन। कैसे बनाएगा उसको पेप्सिन? एक्टिव करके HCl। जब तक HCl नहीं रिलीज़ होगा ये पेप्सिनोजन पेप्सिन नहीं बनेगी। ये थी इनएक्टिव फॉर्म में और ये पेप्सिन है एक्टिव फॉर्म में। हियर यू कैन सी इट मोर क्लियरली। सी पेप्सिनोजन, पेप्सिन किसने बनाया? HCl ने बनाया। पेप्सिन का काम क्या है? प्रोटीन को पेप्टोन्स और प्रोटीएज में कन्वर्ट करना। ठीक है, मतलब प्रोटीन एक बड़ा मॉलिक्यूल है और उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना। 1 to 2 pH पर काम करती है पेप्सिन, क्योंकि HCl की वजह से ही ये pH मेंटेन हो रहा है स्टमक में, इसलिए HCl का होना ज़रूरी है। ठीक है, फिर दूसरा हमने देखा कौन सी एंजाइम निकल रही है? रेनिन निकल रही है। रेनिन मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। और वीक लाइपेज, वीक लाइपेज किस चीज़ को हाइड्रोलाइज कर रहे हैं, डाइजेस्ट करवा रहे हैं? फैट्स को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में डाइजेस्ट करवा रहे हैं। ठीक है, विच एंजाइम इज डूइंग दिस? अमाइलेज, सॉरी लाइपेज एंजाइम इज डूइंग दिस। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग। अब ये तो हो गई गैस्ट्रिक बात, मतलब कि ये तो केमिकल डाइजेशन हो गया फूड का इन द स्टमक। नाउ व्हाट विल हैपन? फूड विल गो टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। सो वन थिंग यू शुड रिमेंबर हियर कि जब भी फूड एक जगह से दूसरी जगह दूसरे ऑर्गन्स में जाता है वो कंटिन्यूटी में है, पर बीच में वॉल्व्स लगे हैं। जैसे हमारे पानी के वॉल्व लगे रहते हैं, वॉल्व खोलते हैं तो पानी आता है, नहीं तो बंद रहता है, अदरवाइज पानी का फ्लो कोई रोक नहीं सकता। वैसे ही इसोफेगस के यहाँ पर आप देखो इसोफेगल वॉल स्फिंक्टर लगा हुआ है। ये स्फिंक्टर क्या करेगा? रेगुलेट करेगा फूड का पैसेज स्टमक में आने के लिए। अब स्टमक में फूड का थोड़ी देर रहना ज़रूरी है, अदरवाइज व्हाट विल हैपन? बिना डाइजेस्ट हुए ही फूड क्या चला जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा। दैट इज़ वाई इट इज़ नेसेसरी कि फॉर सम टाइम फूड शुड रिमेन इन द स्टमक, एंड फॉर दैट पर्पज हियर इज पाइलोरिक स्फिंक्टर। दिस स्फिंक्टर विल रेगुलेट। ये स्फिंक्टर बंद रहेगा जब तक फूड स्टमक में रहेगा। इट विल नॉट अलाउ फूड टू गो टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड देन आफ्टर सम टाइम इट विल ओपन अप एंड द फूड विल गो टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, नाउ हियर वी आर टॉकिंग अबाउट डक्ट। ये आप बहुत अच्छे से समझो कि हियर दिस इज गॉल ब्लैडर एंड दिस इज पैंक्रियाज। ठीक है, ये गॉल ब्लैडर में बाइल जूस आकर पूरे स्टोर होता है जो लीवर ने बनाया है, और वो कब स्क्वीज़ होगा? जब इसका काम होगा। और यहाँ पर पैंक्रियाज में पैंक्रियाटिक जूस। अब आप देखो कि गॉल ब्लैडर का पाइप कहाँ आ रहा है? यहाँ, और ये पैंक्रियाटिक जूस का आ रहा है यहाँ। ये दोनों पाइप आप देखो यहाँ वी शेप बन रहा है और ये मिल रहा है, तो दिस इज कॉल्ड, नाउ दिस वन इज़ द कॉमन डक्ट। और ये कहाँ जाकर खुल रहे हैं? दिस इज़ द स्मॉल इंटेस्टाइन। दिस विल ओपन अप इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब बाइल जूस का, पैंक्रियाटिक जूस का और स्मॉल इंटेस्टाइन के इंटेस्टाइनल जूसेस का क्या काम है वो देखेंगे। फर्स्ट थिंग, बाइल जूस। सबसे पहले बाइल जूस क्या करेगा? क्योंकि हमारा पीएच क्या था? एसिडिक था, तो गैस्ट्रिक जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो एसिडिक पीएच पर काम करते हैं, बट द intestinal enzymes and the pancreatic enzymes will work on the alkaline pH.
अल्कलाइन पीएच पर काम करेंगे। दैट इज़ वाई बाइल जूस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये क्या करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके एसिडिक पीएच को अल्कलाइन पीएच करेगा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि 7 इज़ न्यूट्रल पीएच, 7 से प्लस 7 के ऊपर के पीएच क्या होते हैं, अल्कलाइन होते हैं, और 7 से माइनस 7 के नीचे वाले पीएच क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। ठीक है, मतलब 6, 5, 4 ये एसिडिक हुए, 8, 9, 10 ये क्या हुए, अल्कलाइन हुए। तो अल्कलाइन पीएच में कन्वर्ट करने का काम कौन करेगा, बाइल जूस। दूसरा बाइल जूस का क्या काम है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, ये हमने देखा था। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स मतलब बड़े फैट ग्लोब्यूल को छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल में क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा। इसकी वजह से क्या होगा, इसका डाइजेशन इंटेस्टाइन में ईजी हो जाएगा। ये इसको क्या कर देगा, छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देगा। ओके, देन नेक्स्ट ये हो गई बाइल जूस की बात। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पैंक्रियाटिक जूस। ये भी कहाँ पर काम कर रहा है, सारा कुछ इंटेस्टाइन में। तो पैंक्रियाटिक जूस में एक पैंक्रियाटिक जूस, पैंक्रियाटिक जूस में सबसे पहले आप देख रहे हो ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन का काम है अगेन प्रोटीन को कन्वर्ट करना इन पेप्टोन्स। पेप्टोन्स में कन्वर्ट करेगी और पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करेगी। किसको, प्रोटीन को। पेप्टाइड्स और पेप्टोन्स क्या है, स्मॉल शॉर्ट प्रोटीन्स है। ओके, तो प्रोटीन को ट्रिप्सिन क्या करने वाली है, ट्रिप्सिन विल कन्वर्ट इट इनटू स्मॉल पेप्टोन्स एंड पेप्टाइड्स। दूसरा आप देख रहे हो पैंक्रियाटिक अमाइलेज। फिर अमाइलेज का काम वही होता है। अमाइलेज अगेन इट विल डू, इट विल कन्वर्ट स्टार्च, जो थोड़ा बहुत आपका स्टार्च रह गया है वो उस स्टार्च को क्या करेगी, लैक्टोज में कन्वर्ट करेगी। ओके, अब लैक्टोज क्या है, तो लैक्टोज मैंने आपको बताया था 2 शुगर मॉलिक्यूल होता है। लैक्टोज बेसिकली क्या होता है, 2 शुगर मॉलिक्यूल। तो अमाइलेज और आगे क्या करेगी, नाउ व्हाट अमाइलेज विल डू, ये 2 शुगर मॉलिक्यूल लैक्टोज को 1 शुगर मॉलिक्यूल में, क्योंकि हमें तो एकदम सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट चाहिए ना, तो अमाइलेज क्या करने वाली है यहाँ पर अब और ज़्यादा, ये 2 शुगर मॉलिक्यूल को 1 शुगर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने वाली है। और ये जो 1 शुगर मॉलिक्यूल है ये हमारे क्या है, ग्लूकोज है। अब ये हमें क्या मिले, फाइनली ग्लूकोज मिले। 2 ग्लूकोज को मिलाएंगे तो लैक्टोज बनेगी। ऐसे बहुत सारी डिफरेंट शुगर्स होती है। जैसे एक होती है फ्रुक्टोज, ठीक है, फ्रुक्टोज होती है, फ्रुक्टोज में ग्लूकोज को मिलाओ, ये दोनों क्या है, 1 शुगर मॉलिक्यूल है। 1 शुगर, इन दोनों को मिलाते हैं तो क्या बनता है, सुक्रोज। तो सुक्रोज क्या हुआ, 2 शुगर मॉलिक्यूल हुआ। सुक्रोज आपको कहाँ से मिलेगा, शुगर कैन खाते हो, शुगर कैन में जो शुगर मिलती है वो सुक्रोज होती है। बहुत से हम सैकरीन्स यूज़ करते हैं उस तरीके से। तो फाइनली हमें क्या चाहिए, मतलब हमें चाहिए एट लास्ट में ग्लूकोज। अगर अब आपको ये समझ में आ रहा हो कि जब हम बहुत वीक फील करते हैं या तबीयत ख़राब होती है, चक्कर आते कुछ, तो डायरेक्टली हम ग्लूकोज पीते हैं, वो फाइनली ये ग्लूकोज होता है। मतलब कि हमारी बॉडी को इतनी एनर्जी लगाकर ग्लूकोज को डाइजेस्ट नहीं करना पड़ेगा, वो सीधे स्टमक में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा और ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो इंस्टेंट एनर्जी चाहिए जब आपको, तब आप क्या करते हो, ग्लूकोज पीते हो। क्यों, क्योंकि आपको उसको इतना डाइजेस्ट नहीं करना पड़ेगा। अदरवाइज़ 2-3 बार क्या होता है, ग्लूकोज स्टार्च हमारा डाइजेस्ट होता है, तब जाकर हमारी बॉडी को ग्लूकोज मिलता है। ओके, देन नेक्स्ट वन इज़ पैंक्रियाटिक लाइपेज। लाइपेज फिर से क्या कर रहा है, फैटी एसिड्स को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर रहा है। नाउ इंटेस्टाइनल जूस में क्या क्या प्रेजेंट है, अब वो देखो आप। इंटेस्टाइनल जूस में अमीनो पेप्टाइडेज प्रेजेंट है। अब आप ये जो एंजाइम्स के नेम है इसको इस तरीके से समझो कि आपका जो प्रोटीन है, अभी आपने देखा वो पेप्टोन्स में कन्वर्ट हुआ और पेप्टाइड्स में कन्वर्ट हुआ। आपका प्रोटीन पीछे किस चीज़ में कन्वर्ट हुआ था, पेप्टाइड्स में। पेप्टाइड्स आर द स्मॉल चेन्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है, छोटी छोटी चेन्स है। लेकिन ये बनी हुई किससे है, अमीनो एसिड्स से। ये छोटी छोटी चेन किससे बनी हुई है, अमीनो एसिड्स से। तो मतलब आपको पेप्टाइड्स को किस में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है, अमीनो एसिड्स में। तो जो एंजाइम पेप्टाइड्स को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करती है उसको हम क्या बोलते हैं, अमीनो पेप्टाइडेज। ठीक है, एंजाइम के ज़्यादातर नाम उस नाम पर डिपेंड करते हैं जिस पर वो काम कर रही है। जैसे अमीनो पेप्टाइडेज किस पर काम कर रही है, पेप्टाइड्स पर। किस में कन्वर्ट कर रही है, अमीनो एसिड्स में। तो अमीनो पेप्टाइडेज आगे हमने क्या लगा दिया, DASE, ये डेज लगा दिया। ऐसे आपको बहुत सारे नाम दिखेंगे, अमाइलेज, माल्टेज। अभी मैंने आपको क्या बताया कि माल्टोज है। अब हमारे पास क्या है, माल्टोज आई। कहाँ तक, स्टमक में भी माल्टोज तक डाइजेशन हुआ था, पैंक्रियाटिक जूस ने भी माल्टोज पर डाइजेशन किया। तो अब हमें
माल्टोज को किस में चेंज करना है, 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन करना है, क्योंकि ये क्या है 2 शुगर मॉलिक्यूल है, तो इसको 1 और 1 बनाना है। तो ये 1 कैसे बनेगा, इस पर कौन सी एंजाइम काम करेगी, माल्टेज। तो माल्टेज किस पर काम कर रही है, माल्टोज पर, इसलिए उसके आगे ASE लगा दिया। ऐसे बहुत सारे एंजाइम्स हैं जिसके नाम इस बेसिस पर। आइसोमाल्टेज भी ऐसा ही एक प्रोडक्ट होता है, 2 शुगर मॉलिक्यूल, उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है। लाइपेज अगेन क्या करेगी, फैट्स को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देगी, ठीक है। नाउ आफ्टर दैट हियर अवर डाइजेस्टिव प्रोसेस इज ओवर, केमिकल डाइजेशन हो गया, अब आपका एब्जॉर्प्शन होगा। तो एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। ये पहले एक बार डिस्कस हुआ है क्लास में, दैट स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी क्या होती है, पूरी कॉइल्ड होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन इटसेल्फ इज कॉइल्ड, पूरी क्या होती है, इस वे में कॉइल्ड होती है, पर जब अंदर से क्या होती है, डबल लेयर होती है। तो एक लेयर तो बाहर आपको ऐसे, और दूसरी आपकी उसके अंदर की वॉल देखोगे वो भी आपको ऐसे कॉइल्ड दिखेगी। ये मैंने आपको इसका रीज़न बताया था कि अगर अभी आपके पास रोप है तो आप रोप को ऐसे रख रहे हो तो वो बहुत बड़ी रोप है, वो कम जगह में नहीं रख सकते, लेकिन अगर आप उसी रोप को ऐसे राउंड राउंड कर या ऐसे कॉइल करके रख रहे हो तो छोटी सी जगह में आप बहुत सारी रोप रख सकते हो। तो क्या हुआ, छोटी सी जगह में क्या बढ़ गया, यू कैन सी हियर कि छोटी सी जगह में क्या हो गया, उसका सरफेस एरिया बढ़ गया। तो एब्जॉर्प्शन का, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो सके, उसका सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए हमने क्या किया है, हमारे स्टमक में हमारे इंटेस्टाइन्स क्या है, ऐसे फोल्डिंग्स है, स्टमक में भी वैसे फोल्डिंग्स है और इंटेस्टाइन में भी वैसे फोल्डिंग्स है। फोल्डिंग्स को हम बोलते हैं विलाई, ये फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शंस आपको दिख रहे हैं इसको हम बोलते हैं विलाई। और इन विलाई पर और भी क्या है, ये यहाँ पर देखो आप छोटे छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस निकले हुए, इसको हम बोलते हैं माइक्रोविलाई। तो विलाई और माइक्रोविलाई क्या करती है, पूरे इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया बढ़ाती है, जिससे इजीली एब्जॉर्प्शन हो सकता है, बहुत ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। नाउ इन द सेकंड फिगर यू कैन सी हियर, ये स्मॉल इंटेस्टाइन की जो विलाइज है उसके अंदर से ब्लड कैपिलरीज जा रही है, तो ब्लड में डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन होता है। ये ब्लड है जहाँ पर फूड आपका जो डाइजेस्ट हुआ है अब वो बहुत छोटे मॉलिक्यूलर लेवल पर आ गया है। क्या हो गया है, आपका फूड, आपके जो प्रोटीन्स थे वो क्या बन गए, आपके अमीनो एसिड्स बन गए, आपका जो स्टार्च था वो आपका ग्लूकोज बन गया, आपका जो फैट्स था वो आपका फैटी एसिड्स बन गया है। तो एकदम छोटे मॉलिक्यूलर लेवल पर आ गया है, इजीली क्या हो सकता है, डाइजेस्ट हो सकता है। सो डाइजेशन कैसे होगा, एक हो पैसिव मैकेनिज्म मतलब बिना एनर्जी के डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस के थ्रू हो जाएगा, और दूसरा होगा आपका एक्टिव मैकेनिज्म में आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन को थोड़ा सी एनर्जी स्पेंड करनी पड़ेगी तब जाकर डाइजेस्ट होगा। कुछ चीज़ें अपने आप डिफ्यूज़ हो जाती है, जैसे वाटर बिना किसी प्रॉब्लम के, मतलब बिना कोई एनर्जी किए ऐसे ही हो जाएगा, मिनरल्स सॉल्ट्स ऐसे ही हो जाएंगे। कुछ चीज़ों के लिए एनर्जी स्पेंड करनी पड़ेगी। क्या क्या चीज़ें लिम्फ में जाकर स्टोर होती है, फैटी एसिड्स, कोलेस्ट्रॉल और ग्लिसरॉल, ओके। एंड देन वाटर, मिनरल्स एंड मोनोशुगर्स, जो ग्लूकोज है, मोनोशुगर मतलब हमारा ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, 1 शुगर मॉलिक्यूल, और अमीनो एसिड्स, ये सब कहाँ पर जाकर एब्जॉर्ब होंगे, ब्लड में। ब्लड इसको क्या करेगा, दूसरे टिश्यूज़ तक लेकर जाएगा। लिम्फ का ज़्यादातर रिपेयर का काम होता है, लिम्फ रिपेयर करवाता है, इम्यून प्रोवाइड करता है, तो ये सारी चीज़ें उसमें काम आ रही है, ठीक है। तो ये हो गया एब्जॉर्प्शन हमारा। एब्जॉर्प्शन के बाद अब नेक्स्ट वन इज़ एसिमिलेशन मतलब कैसे हमारी बॉडी यूज़ कर रही है इन सारी चीज़ों को। सो दिस इज़ कॉल्ड एसिमिलेशन, ठीक है। अब हम क्या देखने वाले हैं इसका, कि कैसे हमारी बॉडी ये सारा जो हमने न्यूट्रिशन लिया है इसको यूज़ कर रही है, एसिमिलेट कैसे कर रही है। सो एसिमिलेशन कैसे होता है बॉडी में, सबसे पहले अमीनो एसिड्स का क्या काम है, प्रोटीन सिंथेसिस। अमीनो एसिड्स क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, प्रोटीन को ही ब्रेक डाउन कर हमने अमीनो एसिड्स बनाए, और अमीनो एसिड्स को ही कंबाइन कर हम न्यू प्रोटीन्स बनाएंगे। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में मेटाबॉलिज्म बताया था, तब कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म में एग्जाम्पल दिया था, ठीक है। ये नया प्रोटीन हमें नए सेल्स, टिश्यूज़ बनाने में हेल्प करेगा, मसल सेल्स बनाने में हेल्प करेगा, हेयर, स्किन, नेल्स, ये सारी चीज़ें प्रोटीन से बनती है। पिगमेंट्स हमारी बॉडी के अलग अलग प्रोटीन से बनते हैं, ठीक है। देयर आर ऑलमोस्ट ऑल द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन, और ये प्रोटीन किससे बनेगा, अमीनो एसिड से बनेगा। ग्रोथ और रिपेयर में हेल्प करेगा। एक्सेस ऑफ अमीनो एसिड्स जो हमारी बॉडी में रहेंगे वो लीवर में जाएंगे और यूरिया में कन्वर्ट हो जाएंगे, ओके। दिस यूरिया विल फाइनली एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम द बॉडी, जिसको हम नाइट्रोजिनस वेस्ट बोलते हैं।
देन ग्लूकोज, ग्लूकोज रेस्पिरेटरी फ्यूल का काम करता है, मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, हर सेल के, हर ऑर्गन के, हर टिश्यू के, हर सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, वहाँ पर ऑक्सीजन आता है, ग्लूकोज से एनर्जी प्रोवाइड करवाता है सेल को, और बाकी का एक्सेस ऑफ ग्लूकोज जो बचता है वो लीवर में चला जाता है और ग्लाइकोजन बनकर स्टोर हो जाता है। और जब आपकी बॉडी को ग्लूकोज नहीं मिल रहा होता है बाहर से, तब वो ग्लाइकोजन वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। जैसे फास्टिंग कंडीशन में हम कुछ खाते नहीं हैं, उस टाइम पर ग्लाइकोजन ग्लूकोज बनता है और एनर्जी प्रोवाइड करता है। देन लास्ट वन इज फैट्स। फैट्स से क्या होगा, फैट्स हमारी बॉडी के बहुत सारे सेल मेम्ब्रेन्स बनाने में हेल्प करता है। बहुत सी बार इन एब्सेंस ऑफ ग्लूकोज, इन लैक ऑफ ग्लूकोज, फैट्स भी क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। और एक्सेस ऑफ फैट्स कहाँ जाता है, स्किन के बीनीथ स्टोर हो जाता है। फैटी जो स्किन दिखती है या फिर हमारी स्किन में जो शाइन होती है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ फैट्स। ओके, नाउ दिस इज़ डन विथ एसिमिलेशन। लास्ट वन इज़ इजेशन, मतलब अब जो हमने खाया है उसको बॉडी से क्या करना है, बाहर इजेक्ट आउट करना है। मतलब जो खाया हमने उसको डाइजेस्ट किया, एब्जॉर्ब करवाया, एसिमिलेट भी करवाया, पर कुछ पार्ट ऐसा फूड का रह जाता है जो अनडाइजेस्टेड होता है। जैसे सेल्यूलर्स ऑफ प्लांट, आपने कोई भी वेजिटेबल खाई, कोई भी पल्स खाई, ये सारी कुछ चीज़ें क्या आ रही है, प्लांट से आ रही है। ज़्यादातर पार्ट हम जो फूड का हमारा होता है वो क्या होता है, फ्रॉम प्लांट। तो उसमें आपको पता है कि हर सेल में प्लांट के सेल वॉल होती है, सेल वॉल में सेल्यूलोज होता है। इन 9th स्टैंडर्ड यू हैव लर्न दिस कि प्लांट सेल के हर सेल वॉल में क्या होता है, सेल्यूलोज होता ही है। अब वो सेल्यूलोज डाइजेस्ट करने के लिए ह्यूमन बींग के पास कोई मैकेनिज्म नहीं है, ना कोई ऑर्गन है, ना कोई ऐसे एंजाइम है जो सेल्यूलोज को क्या कर सके, हमारी बॉडी में डाइजेस्ट करवा सके। तो वो अनडाइजेस्टेड ही रह जाएगा और उसको बॉडी से बाहर निकालना ही पड़ेगा। कुछ एक्सेस ऑफ एंजाइम्स और जो आपने एंजाइम्स आई आपकी फूड पर वर्क की, अब वो वेस्ट बच गई लास्ट में, वो सारी चीज़ें आपको बॉडी से बाहर निकालनी है, इजेक्ट आउट करनी है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है, इजेक्शन का काम करती है। लार्ज इंटेस्टाइन कुछ और वाटर एब्जॉर्ब करती है, आपके फीकल मटेरियल को स्मूथ बनाती है ताकि वो बॉडी से इजीली एक्सक्रीट आउट हो सके। कैल्शियम फॉस्फेट को एब्जॉर्ब करती है, ब्लड में अगर एक्सेस में कैल्शियम फॉस्फेट होता है तो उसको भी एब्जॉर्ब करती है। और उसके अलावा जैसे मैंने आपको स्फिंक्टर्स की बात की थी, तो यहाँ पर एनस के पहले भी रेक्टम के वहाँ स्फिंक्टर्स लगे होते हैं, राउंड स्फिंक्टर्स मसल्स होते हैं जो इस चीज़ को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। एंड एट लास्ट द फूड इज इजेक्टेड आउट फ्रॉम द बॉडी, अनडाइजेस्टेड फूड, ओके, जो वेस्ट होता है बॉडी के लिए। सो हियर द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज ओवर। नाउ इफ यू आर हैविंग एनी क्यूरीज, एनी डाउट्स, यू कैन आस्क मी, ओके। थैंक यू। बी सेफ, बी होम।